हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ने 1 2 3 4 5 तक सेट देख लिए थे। आज ये अब छठा सेट है। ठीक है, तो इसको देखना है। इसका डेट देखिए, एग्जाम डेट है 29/5/2024, शिफ्ट 1 है। ठीक है, ये वही अनिवार्य विषय के लिए जो 50 नंबर का क्वेश्चन स्टेट में आता है उसके लिए है, जिसमें 30 आर्ट ऑफ टीचिंग रहता है और 20 नंबर का मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस रहता है। इसलिए 50 नंबर का सेट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्या कर रहा है। पहला नंबर, सहयोगात्मक अधिगम में कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायित्व होता है? तो व्यक्तिगत और समूह, ये दोनों होता है उत्तरदायी। ठीक है, क्या कर रहा है? सहयोगात्मक अधिगम में व्यक्तिगत और समूह दोनों उत्तरदायित्व होता है। व्यक्ति अपने हिस्से के काम के लिए जिम्मेदार होते हैं, जबकि समूह अपने समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्य सक्रिय रूप से भाग ले और सीखने की प्रक्रिया में योगदान दें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्या करा? शिक्षिका कभी भी सवालों के जवाब खुद नहीं देता, वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगात्मक शिक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है सक्रिय साझेदारी पर। ठीक है, क्या करा? शिक्षिका द्वारा छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगात्मक शिक्षा अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का दृष्टिकोण जो है सक्रिय साझेदारी है। क्या है? सक्रिय साझेदारी इसके सिद्धांत पर आधारित है। यह छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जिससे वे खुद से सीख पाते हैं और दूसरे के साथ मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है समस्या आधारित शिक्षा की प्रमुख अवधारणाएं क्या है? समस्या आधारित ऑप्शन है आपके सभी सही है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कक्षा की गतिविधियां। ऑप्शन, कक्षा की गतिविधियां एक समस्या के इर्द गिर्द निर्मित होता है, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को पूछताछ करने और सीखने की पहल करनी होगी, बिल्कुल सही बात है। और क्या, छात्रों को अपनी शिक्षा में एक जिम्मेदार भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना होगा। देखिए, समस्या आधारित शिक्षा में कक्षा की गतिविधियां किसी समस्या के इर्द गिर्द होती है। इनमें छात्र जिज्ञासा देखकर सीखने की पहल करते हैं और अपनी शिक्षा में जिम्मेदार भूमिका निभाते हैं। यह विधि छात्रों को सक्रिय, आत्मनिर्भर और सोचने विचारने में सक्षम बनाती है। इस दृष्टिकोण में सभी अवधारणाएं महत्वपूर्ण है। देखिए, मुख्य पात्र के कार्यों का बचाव करें। क्या करें? मुख्य पात्र के कार्यों का बचाव करें। ब्लूम के वर्गीकरण की यह किस स्तर का प्रश्न है? ये मूल्यांकन हो जाएगा। क्या करें? मुख्य पात्र के कार्यों का बचाव करें। प्रश्न ब्लूम के वर्गीकरण के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जहाँ छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करके एक निर्णय लेना होता है और फिर उस निर्णय का समर्थन करना होता है। इनमें केवल समझना या विश्लेषण करना नहीं, बल्कि आलोचनात्मक सोच के साथ मूल्यांकन करना शामिल होता है। नेक्स्ट है छात्र किस श्रेणी के उद्देश्य में कुछ विशिष्टताओं के अनुसार प्रयोगशाला डिजाइन कर सकता है? किसके तहत? तो मूल्यांकन, विश्लेषण, क्या हो जाएगा? तो संश्लेषण के तहत हो जाएगा। ठीक है, छात्र किस श्रेणी में उद्देश्य में कुछ विशिष्टताओं के अनुसार प्रयोगशाला डिजाइन कर सकता है? तो संश्लेषण। नेक्स्ट है छात्र विशिष्टताओं के आधार पर प्रयोगशाला का डिजाइन संश्लेषण के तहत कर सकते हैं। संश्लेषण का अर्थ होता है, क्या होता है? विभिन्न भागों के साथ जोड़कर एक नया संपूर्ण बनाना, जो कि एक प्रयोगशाला को सफल डिजाइन के लिए आवश्यक है। यह उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल को दर्शाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रस्ताव नहीं माना जाता? किसको नहीं माना? निरंकुश को नहीं माना जाता। तो माना किस किस को जाता है? तो ये वैचारिक को, एकीकृत को, प्रक्रिया को, इस सबको। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंकुश तरीका वास्तविक नहीं माना जाता, क्योंकि इनमें शिक्षक का नियंत्रण अत्यधिक होता है और छात्रों की भागीदारी सीमित होता है। आधुनिक शिक्षण में संयोगात्मक और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी जाती है। ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या होता है? ये होता है छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव देना। क्या होता है? छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव देना। देखिए, ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव देना होता है। यह उन कक्षाओं के बाहर वास्तविक दुनिया से सीखने, अवलोकन करने और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है। इसमें बच्चों की ऊर्जा और विकास होता है, उनमें सामाजिकरण बढ़ता है और टीम भावना बढ़ता है। किसमें? तो ईवीएस की शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या था? छात्रों को प्रत्यक्ष अनुभव देना। नेक्स्ट है
ईवीएस के विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने के पक्ष में निम्नलिखित में से कौन सबसे मजबूत तर्क है? पहला ही सही है। क्या करे? यह पाठ योजनाओं को एक संरचना देने में मदद करता है और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाता है। नेक्स्ट है, देखिए, ईवीएस एक विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाने से पाठ योजनाओं को एक संरचना मिलती है जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है। यह शिक्षकों को योजना बनाने में मदद कराता है और छात्रों को व्यवस्थित ढंग से विषय समझाने में सहायता करता है। इससे शिक्षण उद्देश्य स्पष्ट और सुसंगत बनता है। अमेरिकी दृष्टिकोण पर जोर देता है। कौन देता है? सीखने का उद्देश्य। देखिए, अमेरिकी दृष्टिकोण शिक्षण में स्पष्ट रूप से निर्धारित सीखने के उद्देश्य पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि छात्रों को क्या सीखना है और यह पहले से तय हो। इससे शिक्षण प्रक्रिया लक्ष्य आधारित बनती है और छात्रों की प्रगति को मापना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, समय सीमा बनाने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को देखना इसका उदाहरण है। क्या है? तो अब अन्वेषण है। देखिए, अन्वेषण चरण में छात्र समय सीमा बनाकर प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत को देखकर जानकारी एकत्र करते हैं। यह चरण उन्हें खोज, विश्लेषण और अवलोकन करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? अन्वेषण। और इससे उनकी जिज्ञासा बढ़ती है और वे अपने अनुभवों के माध्यम से गहराई से विषय को समझ पाते हैं। अगला है, सूक्ष्म शिक्षण में एक विद्यार्थी शिक्षक एक छोटा पाठ को पढ़ाता है। कैसे? विद्यार्थियों को छोटा समूह बनाकर। ठीक है। सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग में विद्यार्थियों को शिक्षक एक छोटे समूह को पाठ पढ़ाता है। इसका उद्देश्य है शिक्षण कौशल का अभ्यास और सुधार करना होता है। छोटे समूह में पढ़ाने से शिक्षक को अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करना, प्रतिक्रिया प्राप्त करने और त्रुटियों को सुधारने का अवसर मिलता है, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है? शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। यही है, पहला ही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, शिक्षण में शिक्षण कौशल का विकास करना। सूक्ष्म शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य भावी शिक्षकों को कक्षा प्रबंधन, प्रश्न पूछने और व्याख्या करने जैसे विशिष्ट शिक्षण कौशल में प्रशिक्षित और निपुण बनाता है। यह उन्हें नियंत्रित परिवेश में अभ्यास कर प्रभावी शिक्षण बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है, टीम शिक्षण के वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। कैसे वर्णन किया जाएगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में एक नया विचार करके। देखिए, टीम शिक्षण को शिक्षा के क्षेत्र में एक नया विचार के रूप में वर्णित किया गया है। यह एक सहयोगात्मक शिक्षण दृष्टिकोण है जहां दो या दो से अधिक शिक्षक मिलकर छात्रों को पढ़ाते हैं और इसका उद्देश्य छात्रों को विशिष्ट दृष्टिकोण और विशेषज्ञता के लाभ प्रदान करते हैं, जिससे सीखने का अनुभव अधिक समृद्ध और प्रभावी बन सके। नेक्स्ट है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण किसके ओर ले जाता है? तो ये समग्र विकास। ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण छात्रों को समग्र विकास की ओर ले जाता है। यह दृष्टिकोण बच्चों की क्षमताएं, रुचि और आवश्यकताओं पर केंद्रित होता है, जिससे वे सक्रिय रूप से सीखते हैं और उसके सार्वजनिक विकास होते हैं। नेक्स्ट है, रचनात्मक कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक जुड़ाव को सुगम बनाया जा सकता है। कैसे? बच्चों की बातें, एक शिक्षक की भावनाएं, बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध, बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन। तो इसमें कौन कौन सही हो जाएगा? सी दिया है। सी में देखिए क्या है, 1, 2 और 3। मतलब बच्चों की बातें और एक शिक्षक की भावनाएं और बच्चों के बीच सकारात्मक पारस्परिक संबंध, जबकि ये नहीं हो जाएगा। बाह्य रूप से थोपा गया अनुशासन नहीं होगा। नेक्स्ट है, देखिए, टी.डी. विल्सन द्वारा सूचना खोज शब्द किस वर्ष गढ़ा गया था? तो ये 1881 में गढ़ा गया था। टी.डी. विल्सन ने 1881 में सूचना खोज शब्द को प्रतिपादन किया था। उन्होंने अपने शोध में यह अवधारणा प्रस्तुत की कि जो व्यक्ति द्वारा अपनी सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनाई जाने वाली गतिविधियों और व्यवहारों का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, बुद्धि उपलब्धि या IQ की अवधारणा दी गई है। किसके द्वारा दी गई? स्टर्न के द्वारा दी गई। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। बुद्धि उपलब्धि की अवधारणा विलियम स्टर्न ने 1912 में प्रस्तुत किया था। यद्यपि अल्फ्रेड ब्रेन ने पहले बुद्धि परीक्षण विकसित किया,
आईक्यू शब्द स्टर्न द्वारा गढ़ा गया था, जिसे बाद में लुइस टर्मल ने अपनी स्ट्रेनोफोर्ड बिलियंट स्केल में लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के साथ कठिनाई यह है कि इसे अक्सर आकलन समझ लिया जाता है। आकलन का उपयोग किया जाता है किसके रूप में? ये मूल्यांकन के लिए उपकरण के रूप में। आकलन का उपयोग किया जाता है मूल्यांकन के उपकरण के रूप में। देखिए, मूल्यांकन के साथ कठिन यह है कि कठिनाई यह है कि इसे अक्सर आकलन समझ लिया जाता है। आकलन का उपयोग छात्रों की प्रगति की उपलब्धि की जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है, इसलिए आकलन का उपयोग मूल्यांकन के लिए उपकरण के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का अर्थ है? सीखने का अर्थ क्या है? पूर्णतः और या विश्लेषणात्मक प्राप्त करना, ज्ञान की प्राप्ति, व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगला है, समाज में रूढ़िवादिता एवं अनैतिक रीति रिवाजों के प्रचलन का कारण क्या है? ये हो जाता है जागरूकता की कमी और अशिक्षा। समाज में रूढ़िवादिता और नैतिक रीति रिवाज के प्रचलन का कारण क्या हो जाता है? तो जागरूकता की कमी और अशिक्षा। समाज में रूढ़िवादिता और अनैतिकता रीति रिवाज में प्रचलन का मुख्य कारण जागरूकता की कमी और अशिक्षा है। शिक्षा और जागरूकता के अभाव में लोग पूरी प्रथाओं से बाहर नहीं निकल पाते, पुरानी प्रथाओं से, जिससे समाज का विकास बाधित होता है। आकलन मात्रात्मक और प्रक्रिया दोनों हो सकता है। कैसे? तो गुणात्मक। आकलन मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया हो सकता है। आकलन एक मात्रात्मक गुणात्मक दोनों प्रक्रिया। मात्रात्मक आकलन संख्याओं पर आधारित होता है, जबकि गुणात्मक आकलन जो है गुणों और विशेषताओं का मूल्यांकन करता है। यह विद्यार्थी के प्रदर्शन को व्यापक रूप से समझने में मदद करता है। नेक्स्ट है, 4 प्रकार के आकलन या मूल्यांकन है। रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निरंतर आकलन और क्या है एक चौथा? तो नैदानिक आकलन है। देखिए क्या क्या है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निरंतर आकलन और नैदानिक आकलन। ये 4 प्रकार के आकलन होते हैं। अगला, इनमें से कौन से रचनात्मक मूल्यांकन का लाभ है? रचनात्मक मूल्यांकन का लाभ कौन सा है? तो देखिए, निर्देशनात्मक निर्णय और हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करना, यही है। देखिए इसको पढ़ते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन का लाभ यह है कि निर्देशनात्मक निर्णय और हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करता है। यह शिक्षकों को छात्रों की सीखने की प्रगति को समझने और आवश्यकता अनुसार शिक्षण रणनीति का समायोजित करने में मदद करता है, जिससे अधिगम में सुधार होता है। सामग्री की रूपरेखा क्या है? सामग्री की रूपरेखा पाठ्यक्रम है। देखिए, सामग्री की रूपरेखा पाठ्यक्रम सिलेबस कहा जाता है। यह किसी विषय या कोर्स में पढ़ाए जाने वाले सभी मुख्य बिंदु, विषयों और शिक्षण उद्देश्य और मूल्यांकन विधियों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, स्कूल पाठ्याचार के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको? ये किया गया है आपको स्कूल द्वारा आयोजित अनुभव को। देखिए, स्कूल द्वारा आयोजित अनुभव, स्कूल पाठ्यक्रम सिर्फ किताब या पढ़ाई जाने वाले विषय नहीं होता, बल्कि इनमें सभी अनुभव शामिल होते हैं जो एक विद्यालय छात्र के समग्र विकास के लिए व्यवस्थित करता है। इनमें कक्षा की गतिविधियाँ, पाठ्येतर कार्यक्रम और विद्यालय का वातावरण भी शामिल है। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक का गुण क्या होता है? क्या होता है? तो विषय पर अच्छी पकड़। विषय पर अच्छी पकड़ एक अच्छे शिक्षक के लिए पढ़ाए जाने के लिए विषय का गहरा और सटीक ज्ञान होना जरूरी होता है। यह गुण छात्रों को सटीक जानकारी देने और उसकी शंकाओं का समाधान करने और पाठ्य पुस्तक के अलावा भी उन्हें विषय की गहराई तक ले जाने में सक्षम बनाता है। ठीक है। अगला है, मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को जो सिखाया जा रहा है उसकी खालिस्तान में मदद मिलती है। किस चीज़ में मदद मिलती है? ये मिलती है आसानी से समझने में। मातृभाषा में सीखने से एक छात्र को आसानी से समझने में मदद मिलती है। उसे क्या सिखाया जा रहा है? अपने मूल भाषा में जानकारी ग्रहण करना अधिक स्वाभाविक और प्रभावी होता है, क्योंकि यह नई अवधारणाओं को पहले से मौजूद ज्ञान और समझ के साथ आसानी से जोड़ने में सहायता होता है। एक कक्षा में अधिकांश छात्र दुर्व्यवहार करते हैं, यह आपको क्या बताता है? तो ये छात्रों के बीच समान अनुशासनहीनता बताता है। ऑडियो विजुअल एड्स का उदाहरण क्या है? तो ये टीवी है, इसमें ऑडियो भी आता है, विजुअल भी देख भी सकते हैं। क्या कर रहा है? ईवीएस
ईवीएस के शिक्षण में ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? मतलब जिससे मतलब क्या बोलते हैं, इसमें दैनिक जीवन के सिद्धांत और विषय के संबंधित होना चाहिए, ये चीज़ बोल रहा है। नेक्स्ट है आपको वर्साई की संधि कब हुआ था? देखिए 1919 में हुआ था वर्साई की संधि। कब? 18 जून 1921 में। ठीक है, यह संधि जो है प्रथम विश्व युद्ध के औपचारिक रूप से समाप्त करने के लिए जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच हुआ था, ये भी याद रखिए। अगला, बिहार के उत्तर में कौन सा देश है? तो नेपाल है, पता ही होगा सबको। पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड, ठीक है। और उत्तर में पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है। मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा किससे प्रेरित है? ये अमेरिका की स्वतंत्रता संघर्ष है। अगला है, इनमें से कौन हिंदुस्तान क्रांतिकारियों का संगठन है? कौन है? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA बोलते हैं। इसके संस्थापक होते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और सचिंद्रनाथ सन्याल और योगेंद्र चंद्र चटर्जी थे। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय सागरमाला इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी के मसौदा से जुड़ा हुआ है? यह है बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। ठीक है, गुलाब का पौधा है, क्या है गुलाब का पौधा? ये झाड़ी है, झाड़ी। नेक्स्ट है, वे जानवर जो हमारे घरों में हमारे साथ रहते हैं क्या कहलाते हैं? पालतू जानवर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक हमारे भोजन में प्रमुख रूप से पोषक तत्व होता है? कौन होता है? सभी। क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और विटामिन और खनिज, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांच के जार और बोतलों को में अचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है। क्यों सुखाया जाता है धूप में अच्छी तरह से? क्योंकि नमी को पूरी तरह से हटाया जाए, नमी रहेगा तो खराब हो जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा खाद्य समूह ग्रेनोला साबुत गेहूं और ब्रेड और दलिया जैसे उच्च फाइबर खाद्य पदार्थ से बनता है? ये अन्न से बनता है, ठीक है, अनाज से। आधा लीटर का मतलब क्या होता है? तो आधा लीटर का मतलब 500 ml होता है, पता ही होता है। मतलब इसको गुना कर दीजिए, इजी है, बन जाएगा। ये मॉड वाला जो होता है ना, मॉड में से जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो वैसे करके निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अगला है, इसका गुणनफल निकालना, सबको गुना कर देंगे, हो जाएगा। मीना ने 6 पेन खरीदा, प्रत्येक पेन की कीमत 25 रुपये थी और 30 रुपये के बीच है, तो इनमें पेन की कुल कीमत कितनी हो सके? निकाल दीजिए। देखिए नीचे दिए गए विकल्प में विषम तत्वों को चुनना है, तो विषम में क्या है? सितंबर विषम है, बाकी ये सब 31 दिन का है, ये 30 दिन का है, इसलिए इस सीरीज है, सीरीज में बना दीजिए। 7, 14, 21 से बढ़ रहा है तो 73 हो गया, इसलिए इसमें स्टार लगा, 73 होगा इसलिए स्टार लगा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको, ये ब्लड रिलेशन से है तो बना लीजिए, बन जाएगा। अगला है, देखिए ये उत्तर पूर्व दिशा में भागने वाला, ये भी बन जाएगा, आप लोग को देख के बन जाएगा, रोक के बना लीजिए। ठीक, ये वर्णमाला वाला है, प्लेस वैल्यू वाला, तो वो भी बना दीजिए, इधर से 10 ऐसे करके, ठीक है, ओके। चलिए आज 2 वीडियो हो गया, तीसरा वीडियो भी डालते हैं कुछ देर में।